तो दोस्तों फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पेपर नंबर 2 का। याद रखिएगा कृत्य भाग का मैं क्यों लिखता हूं। आज इस चैप्टर के बारे में पूरा हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं ना, पेपर 2 को पूरा ढीला छोड़ दे रहे हैं। मेरे दोस्त एक बात याद रखिएगा, मेरा कान खोल के सुन लीजिए। अगर पेपर 2 अगर आप ढीला छोड़ेंगे तो आप जिंदगी में आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे दोस्तों पेपर 2 एक ऐसी पेपर है जिसमें आप लोगों को बोनस पॉइंट मिलेगी। यही पेपर है जिसमें आपको मेरिट में नाम दिलाएगी और यही पेपर है मेरे दोस्तों जिसमें आपको पास करवाएगा। क्यों सर, क्या इस पेपर का खासियत? तो मेरे दोस्तों ये पेपर इतना आसान है क्या मैं बताऊं। क्योंकि मेरे दोस्तों ये पेपर को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को स्टोरी बेस समझना है, फिर आप लोगों को टेस्ट लगाना है। और सर समझने के बाद मैं टेस्ट कहां लगाऊं? तो मेरे दोस्तों जो भी बंदा अभी तक प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो चल रही है ना, इसको एनी हाउ आप लोग ज्वाइन करेंगे। इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा प्रॉफिट है मेरे दोस्तों। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने 250 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। मेरे दोस्तों इतना बेटर तरीके से अनुभव शिक्षक के साथ ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तैयार किए गए हैं और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारे साथ तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा एग्जाम ना हो जाए। मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए एक एक टेस्ट सीरीज अभी प्रोवाइड कर रहा हूं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों इसमें आप लोगों को मैं नोट्स भी दे रहा हूं। पहले नोट्स की बात नहीं तैयार थी, लेकिन मेरे दोस्तों अभी नोट्स भी हमारा बन रहा है और मैं आप लोगों को नोट्स भी यहाँ पे धीरे धीरे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल एनी हाउ आप लोग ज्वाइन करेंगे। और पेपर नंबर जो 2 है ना प्यारे, इस पेपर को एनी हाउ अपने हाथ में जकड़ कर रखेंगे और 300 नंबर का जो एग्जाम होगा ना, यकीन मानिए अगर अपने सही तरीके से स्टोरी को समझते, टेस्ट लगाते हैं तो 290 नंबर आपको एनी हाउ लाना है। पेपर नंबर 2 में नंबर लाना बहुत आसान है, पर शर्त है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मेरे दोस्तों मैं आज आपको मैं क्यों लिखता हूं, इसका जो राइटर है मेरे गुरुजी वो हमारा आज्ञा जी है। कौन है भाई? ये राइटर हमारा आज्ञा जी है। ठीक है, इसका राइटर कौन है? आज्ञा जी है। इसको याद रखिएगा भाई। ये राइटर ने मेरे दोस्तों आखिर जब भी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ चैप्टर का नाम होता है और उसी से हमें पता चल जाता है इस चैप्टर के अंदर में हमें क्या पढ़ना है। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात मैं बता दूं, मैं क्यों लिखता हूं इस क्वेश्चन से हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आखिर मैं कुछ लिखूंगा तब तो पता चलेगी ना। लेकिन आज्ञा जी कहता है कि मैं क्यों लिख रहा हूं और आज्ञा जी के बात को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, कब, क्यों और कैसे, ये 3 प्रश्न अगर आपके मन में ना आए तो आप जिंदा लाश बन गए हैं। कब, क्यों, कैसे, ये 3 प्रश्न अगर आपके मन में ना आए तो आप जिंदा लाश बन गए हैं। चलिए सर स्टोरी पे आते हैं। मैं क्यों लिखता हूं एक प्रकार का यह प्रश्न है। आज्ञा जी को भी पता नहीं है कि मैं क्यों लिख रहा हूं। मैं क्यों लिख रहा हूं यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, जानना तो बहुत आसान है, बोलना तो बहुत आसान है कि मैं क्यों लिखता हूं, लेकिन इसके बारे में जब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो बहुत ही कठिन आती है, बहुत ही जटिल बन जाता है। इस क्वेश्चन को बड़ा ही कठिन भी है क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन यानी हमारे जो आज्ञा जी है इसके आंतरिक जीवन के बारे में बताया गया है। यानी उसने मेरे दोस्तों जो अपने जिंदगी में क्या क्या गुजारे हैं, क्या क्या किए हैं, कौन सा अच्छा काम, कौन सा गलत काम, कहाँ गए, किस प्रकार से लोगों से मुलाकात किए, ये सब चीज के बारे में उनको अच्छी तरह से पता है। वही चीज वो यहाँ पे वृतांत करना चाहते थे एक राइटर के रूप में। तो आंतरिक जीवन के स्तरों में से संबंध रखता है, उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान नहीं होता है। हमारे आज्ञा जी कहता है कि मेरे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी है उन सब घटनाओं को एक अगर संक्षेप में बताऊं तो बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन हमारे जीवन में इतने सारी घटनाएं घटी है, एक स्टोरी में इसको संक्षेप में लिखना सरल नहीं है। वही चीज कह रहे थे कि आसान नहीं है ना, जो जाने संभव भी है या नहीं, ना जाने संभव है या नहीं ये भी मुझे पता नहीं है कि मैं एक स्टोरी में अपने जीवन के बारे में कुछ लिख सकूं या ना। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए। और कहता है कि हाँ इतना मैं कर सकता हूं कि पूरे जीवन में जो भी घटनाएं घटी है, जो भी जिंदगी हमारी गुजरी है, उनमें से कुछ भाग मैं स्पष्ट करूं। स्पष्ट का मतलब टच करूं। अगर कहीं मेला घूमने गए तो मेला के बारे में 50 लाइन अगर डिस्क्राइब करेंगे तो संक्षेप में 2 लाइन में हम क्लियर कर लेंगे। वह चीज कहता है कि वो स्पष्ट करके बता सकते हैं। जाए विश्लेषण रूप से ऐसे का जिन्होंने जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। और मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं, हमारे आज्ञा जी कह रहे हैं
ताकि दूसरों को अच्छी तरह से समझ में आए कि हमारे जीवन कैसे गुजरी है। आगे कहता है कि एक उत्तर तो यह भी है कि मैं इसलिए लिखता हूं। एक उत्तर मैं क्यों लिखता हूं, एक उत्तर यह भी आता है कि मैं इसलिए लिखता हूं कि स्वयं जानना चाहता हूं कि मैं क्यों लिखता हूं। स्वयं मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मैं क्यों लिखता हूं। आगे कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला सकता है, वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। और कहता है कि वास्तव में सच्चा उत्तर हमारा यही है कि लिख कर ही लेखक उस अभ्यंतर का मतलब मेरे दोस्तों अंदरूनी बात, लिख कर ही लेखक उसे अभ्यंतर विशेषता को पहचानता है, जिसके कारण उसने लिखा और लिख कर ही वह उसे मुक्त हो जाता है। और कहता है मेरे दोस्तों आज्ञा जी, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत तो करना पड़ेगा। अगर जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, आप अगर लेखक बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ शुरुआत करना पड़ेगा, कहीं से ना कहीं से आपको स्टार्टिंग तो करना पड़ेगा। ठीक है। आगे कहता है मेरे दोस्तों मैं भी उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूं। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना उनका सब लेखन ही कृता होता। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं, सभी लेखक इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है। और कहता है कि सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं ताकि लोगों के जीवन में इनकलाब पैदा हो सके। साथ ही साथ वो इसलिए लिखते हैं ताकि उनको भी पता चल सके कि हम पूरी जिंदगी में क्या गुजारे हैं। इसके बाद मेरे दोस्तों हमारे आज्ञा जी कहते हैं संपादकों का मतलब रिपोर्टर, संपादकों के आग्रह से, प्रकाश के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकताओं से, पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है। और कहता है मेरे दोस्तों सारे कृतिकार की मैं अगर बात करूं तो सारे कृतिकार जब भी कुछ ना कुछ लिखना चाहते हैं तो सारे कृतिकार, सारे लेखक के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद होती रहती है। ठीक है, यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेम का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता है। और मेरे दोस्तों कभी कभी हम लोग देखते हैं बचपना में कि कोई भी बच्चा का बचपना में ही समझदारी आ जाती है, और उसमें से आप भी होंगे। क्यों आते हैं भाई? क्योंकि बचपन से ही उनको दबाव बनाया जाता है, उनके माता पिता का देख कर जाते हैं, तो मेरे दोस्तों वो उनके प्रकार उसके ऊपर क्या हो जाती है, घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। तो हमारे आज्ञा जी का कहना है कि कुछ कुछ हमारे पाठ ऐसे भी होना चाहिए जिसमें हम आगे के जीवन कैसे गुजार सके ये सब के बारे में बता सकूं। कौन कह रहा है? हमारा आज्ञा जी कहता है कि दबाव से इंसान कुछ भी कर जाते हैं, जो काम असंभव है वो काम को भी वो संभव बना दिया करते हैं। कौन? जिसके ऊपर में दबाव आ जाते हैं। आगे कहता है कि वह मानव भीतरी उमेश, उमेश का मतलब प्रकाश, मानव उनमें से भीतरी उमेश का मतलब प्रकाश का, नियमित का मतलब कारण। ठीक है, वह मानव भीतरी प्रकाश का कारण बन जाता है। और भीतर के अंदर, दिल के अंदर में, मतलब हमारे मन के अंदर में क्या क्या, हमारे मन के अंदर में क्या क्या कारण है, ये सारे प्रकाश के रूप में उभर कर हमारे पास पेश आ जाती है। यह है सर हमारा आज्ञा जी। ठीक है, आगे बताते हैं आज्ञा जी। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और अंतर अनुशासन का महत्व बहुत होता है। इससे मेरे दोस्तों अगर आपको दबाव मिलेगी, बचपन से ही अगर आपको दबाव दिया जाए तो आपके अंदर में कुछ हो या ना हो, आप अनुशासन के अनुसार चलेंगे, यानी आप डिसिप्लिन के अनुसार चलेंगे। हमारे आज्ञा जी का कहना है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते हैं। और कहता है कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं। जीव का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर, परिंदा, कीड़ा मकोड़ा, रेंगने वाले सारी चीज यहाँ पे आ जाते हैं। इसको याद रखेंगे। आज्ञा जी कहते हैं कि कुछ ऐसे आलसी इंसान होते हैं, जब तक उनको बाहरी प्रेशर नहीं पड़ती है, बाहर का दबाव नहीं आता है, तब तक वो जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। आगे कहता है कि इसी के सहारे उनके भीतर की विशेषता से स्पष्ट होता है। या कुछ वैसा ही है जिसे प्रातः काल नींद खुल जाने पर कोई बिछोने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म ना बजे। और कहता है मेरे दोस्तों, अब हमारे आज्ञा जी इसकी तुलना जो है घड़ी से करता है और बताते हैं कि जीवन में हम लोग कभी कभी हमारे सुबह को जब आंखें खुलती है ना, हम तब तक अपने
बिस्तर से नहीं उठते हैं, भले हमारा नींद खुल जाती है, लेकिन हम तब तक अपने बिस्तर से नहीं उठते हैं जब तक हमारे घड़ी की अलार्म ना बज जाए। आगे कहते हैं जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृत्यकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिसे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बने रहना रहे। यानी मेरे दोस्तों कहता है जीवन में कि ये जो बंदा सोने के जब सो रहे हैं उसके बाद जब नींद टूटती है और जो हमारा अलार्म का इंतजार करता है कि जब तक अलार्म ना बजे तब तक मैं बिछोने से उठूंगा नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को कृत्य हमारे आज्ञा जी कहता है क्या कि ऐसे व्यक्ति बिल्कुल आलसी है। जैसे हमारी नींद खुली हम अलार्म को ना देखें बल्कि हम उठकर अपने कामों में लग जाएं, ऐसे व्यक्ति को लोगों ने कहा, आज्ञा जी ने दबाव कहा है। भाई क्या दबाव कहा है, ठीक है। चलिए सर, इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उसे बाधा भी नहीं होता। उठने वाले तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं, अपने आप ही पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। और कहता है कि अगर समय से पहले अगर अलार्म भी जो बचपन में ही जिनकी समझदारी आ जाती है वो कहता है जीवन में कि कभी भी अगर समय से पहले ही अलार्म अगर बज जाए तो मुझे दुख नहीं होती है, मैं उसी समय भी उठ जाता हूं, ठीक है। यह भीतरी विवशता का क्या होती है, इसे बखाना ना पड़ा कठिन है, क्या वह नहीं होती यह बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिए जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। और कहता है हमारा आज्ञा जी कि मैं तो ये स्टोरी बेस में मैं समझा ही रहा हूं, लेकिन मैं अपने विवरण अपने जीवन के वृतांत के बारे में एक पोयम में देना चाहता हूं। और ये पोयम जो होगी वो पोयम है मेरे दोस्तों, मैं कुछ सारा चीज तो मैं अपने जीवन में घटित हुई घटना को मैं विवरण नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बातें होगी जिसको मैं स्पष्ट कर सकता हूं एक पोयम के माध्यम से। आगे कहता है हमारे आज्ञा जी, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में आएगी कि आज्ञा जी किस विषय का वो जागृता थे भाई, ठीक है। तो वो मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, वह साइंस स्ट्रीम लेकर स्टडी किए थे। मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हैं, यानी परमाणु अणु के बारे में उनको बताया गया था। कैसे रेडियो धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इनका इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। आगे जी कहते हैं कि कैसे अणु से परमाणु, परमाणु से अपराणु कैसे बनती है, इस सब के बारे में हमें तो ज्ञान था। लेकिन कहता है फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा, अब हिरोशिमा क्या है भाई, तो जापान में अमेरिका ने अणु बम गिराए थे, परमाणु बम, हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में, इसको भी याद रखिएगा। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिराया तब उसके समाचार मैंने पढ़े। और आज्ञा जी कहता है जैसे हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराए तो उसके समाचार मैंने अपने पढ़ा अपने आंखों से, और उसके प्रवृत्ति प्रभाव का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे यह भी पता चला कि आखिर युद्ध क्यों हुई थी, आखिर अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों फेंका था। मैंने लेख आदि में कहता है मेरे दोस्तों विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। कहता है आज्ञा जी कितना गजब का बात बताते हैं, माना कि मैं पढ़ा लिखा हूं लेकिन इतना भी नहीं पढ़ लिया हूं कि हम दूसरे देशों पर जाकर हमला करें। कितना अच्छा बात कहा है भाई, ठीक है। आगे देखिए लिखता है पर कि आदि में कुछ लिखा भी पर अनुभूति का स्तर पर जो व्यवस्था होती है वो बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है, और उसकी तर्क संगीत भी आपने अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी जो युद्धकाल में भारत की पूर्ववर्ती सीमा पर देखा था। और कहता है कि मैं इसमें नहीं बता रहा हूं, इस चैप्टर में मैं अपने युद्ध में घटित हुई कोई घटना को विवरण नहीं देना चाहता हूं। आगे कहता है कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछली मार देते हैं। और कहता है कि भारतीय सैनिक कैसे एक बम फेंककर हजारों मछलियों की जान ले लेते हैं। हमारे आज्ञा जी का कहना है ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सा नदी के बारे में जिक्र किया गया, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी और जीव के इस
आवय से जो व्यर्थ भीतर उमड़ी थी उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सकता था। और कहता है कि जब एक जीव को मारना है तो सारे जीव को क्यों हत्या कर रहे हैं आप। अगर किसी भी व्यक्ति को मारना है तो इसका मतलब यह नहीं कि उस व्यक्ति के आसपास में जितना सारे लोग घूम फिर रहे हैं सारे लोगों को मार दिया जाए, यह भी बिल्कुल गलत है आज्ञा जी के अनुसार। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों का भी पढ़ा रहा हूं, आप लोगों का पेपर 2 इसका पूरा पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका नोट्स वगैरह सारा मिल जाएगी। और मेरे दोस्त, पेपर नंबर 2 जो है आपका पूरा 300 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। कितना मार्क्स का गुरुजी? 300 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। एक भी प्रश्न को आपको छोड़कर नहीं आना है। पर कैसे हो सकता है, ये कैसे असंभव है, कैसे संभव होगी सर? ये तो असंभव वाली है कि हम एक भी प्रश्न छोड़कर ना आए। गुरुजी कुछ नहीं करना है, बस सारा जो चैप्टर है सबका जो मैं स्टोरी बता रहा हूं उस स्टोरी को जब भी आप लोग देखें बिना स्किप किए देखेंगे, यकीन मानिए जब आप पूरे स्टोरी को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और इसके बाद आप यहाँ पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मिसाइल क्लासेस के ऐप को यहाँ पे इस कोर्स को ज्वाइन करके जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हम कितना तैयारी मेरी हो चुकी है, कितनी करने की आवश्यकता है। और इससे आपको अनुभव मिलेगी कि ऑल ओवर झारखंड में हमारा रैंक कितना आ रहा है। सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इतना सारा चीज मेरे दोस्तों आपको ओनली फॉर मिल रहा है 254 में, 254 रुपया में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम पे, चाहे पेपर 2 हो या पेपर 3 हो। चलिए सर, आप आते हैं सर अगला, जापान जाने का अवसर मिला। अब हमारे आज्ञा जी कहता है कि हमें जापान जाने का अवसर मिला। भाई जापान जाने का अवसर मिला, तब हिरोशिमा भी गया और वहां अस्पताल भी देखा। अब हमारे आज्ञा जी जाते हैं कहाँ भाई? तो वह जाते हैं हमारा जापान के हिरोशिमा पर जाते हैं। और हिरोशिमा में जो घटना घटी थी उस घटना में जो भी बंदा इंजॉयड, जो घायल हुए थे, वो हॉस्पिटल गए थे। तो हमारे आज्ञा जी भी हॉस्पिटल जाते हैं। याद रखें, जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे, इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ। पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस तथ्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं है, जो आंखों के सामने नहीं है, जो घटित के अनुभव में नहीं आया। कहता है कि भले ही हमारे सामने, हमारे पास, हमारे आंखों में देखा हुआ कोई घटना नहीं है, लेकिन इसका मतलब हमें यह नहीं है कि बाद में अगर किसी घटना के बारे में बात पता चले तो उसके बारे में हम अफसोस ना जताएं। ऐसा कहना है आज्ञा जी का। कितना अच्छी बात है। कहता है आज्ञा जी मेरे दोस्त इसी स्टोरी में कि कहता है कि अगर किसी के कष्ट हो रही है तो माना कि आपके ऊपर कष्ट हो रहा है, आप उसको कैसे उस कष्ट को दूर कर सकते हैं, ये हमारे आज्ञा जी कहता है। कहता है कि वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश आ जाते हैं, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हिरोशिमा में जब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं। मैंने अपने आंखों से वहां तड़पते हुए इंसानों को देखा, पर मैंने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरण उसे रुद्र होगी जो आसपास से आगे बढ़ गई। उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। मेरे दोस्तों कहता है कि जब मैं अचानक एक दिन सड़क से, जापान में एक सड़क के बारे में, जब मैं सड़क से जब गुजर रहे थे तो वहां पे मैंने एक पत्थर देखा। वो पत्थर पूरी तरह से काली थी और वो पत्थर को देखकर मुझे अनुभव हुआ कि यहाँ पे परमाणु बम जो गिराया था उसी परमाणु बम का कुछ रेडियो धर्मी तत्व यहाँ पर आकर पड़ी और ये पत्थर भी पूरी तरह से ब्लैक हो गया। अगर पत्थर ब्लैक हो सकती है तो इंसान का क्या हाल होता होगा, ये मैं तो कभी बयां नहीं कर सकता हूं। ये हमारे आज्ञा जी कहता है। आगे बढ़ गई, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया जो उस व्यक्ति पर अटकी थी। उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समुचित ट्रेडी जैसे पत्थर पर लिखी हुई थी। ये सर हमारा था आज्ञा जी का स्टोरी। आगे सर हम लोग चलते हैं। ताबड़तोड़ तरीके से मेरे दोस्तों आगे बताता है कि उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ लगा। अब एक पत्थर खड़ा है भाई, पत्थर पूरी तरह से काला है, सड़क पर छाया बन रही है। तो छाया ऐसा बन रही है, लग रहा है कोई व्यक्ति किसी को थप्पड़ जड़ रहे हैं, लग रहा है। उस छाया को देखकर कभी कभी परछाई ऐसा हो जाती है भाई, तो परछाई में लग रहा है कि कोई व्यक्ति किसी को थप्पड़
लगा रहा है। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं एहसास एक जलते हुए सूर्य सा उग आया है। और एक दो बार हमें एहसास हो रही है कि कहीं कोई व्यक्ति अगर सूर्य के पास जाएंगे तो क्या हाल होगा। ये तो हमारा अनुभव की कमाल है। आगे कहता है कि डूब गया, मैं कहूं कि उस क्षण में आणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गई। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। मेरे दोस्तों, अब मैं थोड़ा देर के लिए सोचने लगा, अरे भाई हिरोशिमा के व्यक्तियों को क्या बीता होगा, हिरोशिमा के व्यक्तियों के ऊपर क्या बीता होगा, ये मैं अच्छी तरह से अनुभव कर सकता हूं। आगे कहता है कि इसी में से वह विशेषता जागी, भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी और अचानक एक दिन बैठकर मैं जापान में ही हिरोशिमा के बारे में कविता लिखना शुरू कर दिया। आगे कहता है कि दोस्तों भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे यह कविता अच्छी है। अब उन्होंने हिरोशिमा के बारे में कविता लिखना शुरू कर दिया। कहां पर लिखा था? जब वो जापान से घर आ रहे थे भारत, अपने रेलगाड़ी में बैठकर वो एक पोयम के रूप में लिख डाला। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। अब ये जो कविता मैं लिख रहा हूं, ये कविता अच्छी है या बुरी, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मेरे निकट वह सच है, बस मुझे इतना पता है कि मेरे निकट ये पूरी तरह से क्या है भाई, सच है। यह गलत है या सही है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इसका निकट लिख रहा हूं। इसका मतलब मेरा नहीं है निकट में ये सच है, मेरा अनुसार ये सच है, क्योंकि वह अनुभूति प्रस्तुत है। यही मेरे निकट महत्वपूर्ण की बात है। बताएं मेरे दोस्त, क्या आप लोग अभी तक यहां तक समझ में आए? अगर समझ में आ गया तो इस स्टोरी को समझने के बाद जरूरत पड़ता है आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का। इसलिए मैं बार बार रिक्वायरमेंट कर रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स प्ले स्टोर से अभी मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, एनी हाउ आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद झारखंड फील्ड वार्कर का जो आप लोगों का कोर्सेस है, इस कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है। क्या गुरुजी? एनी हाउ प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इस स्टोरी को यूट्यूब से देखिए, समझिए, और यहाँ पे जब टेस्ट लगाएंगे तो आपका पूरा नखड़ागिरी निकल जाएगी। कितना क्वेश्चन सही कर पाए, कितना क्वेश्चन गलत कर पाए, ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, सारा चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।